हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू का भाई विंग को लेके वहाँ से जा चुका था। उन्होंने 2 घंटे का सफ़र तय करके वो पहले अपने गेस्ट हाउस में आए थे, जहाँ पे कि अभी मैडम यू का भाई रह रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पे से उन्हें आगे भी निकलना था, यानी कि अपने मेन हाउस जाना था। इसलिए कुछ टाइम वहाँ पे रुकने के बाद वो फिर से अपनी कार में बैठ चुके थे और इसी के साथ उन्होंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। इस पूरी जर्नी में विंग की नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी फ़ोन में थी, जिसमें कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद एक न एक नोटिफिकेशन ज़रूर आता था, और वो था लानवांग जी के एंड से। जैसे ही विंग ने उसको मैसेज किया था कि वो यहाँ से जा रहा है, तो वैसे ही लानवांग जी ने न जाने कितने क्वेश्चंस के बौछार उसके ऊपर कर दी थी, और विंग उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल नहीं था। कुछ हद तक तो उसने आंसर किया था, लेकिन अब वो अपने आप से और आंसर को दे ही नहीं पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, वो यहाँ से क्यों जा रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ से उसे जाने में मजबूर कर रही है, या फिर क्यों वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है। ऐसा कुछ भी वो नहीं जानता था। वांग जी ने विंग से ये तक बोला था कि अगर वो चाहे तो वो मेरे घर पे आके रह सकता है, मेरे साथ आके रह सकता है। लेकिन विंग भी अच्छे से जानता था कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, फिर से किसी के ऊपर बर्डन बनना, ये विंग को मंजूर नहीं था। इसलिए उसने वहीं जाना सही समझा जहाँ पे उसे भेजा जा रहा था। लेकिन हाँ, वो अच्छे से जानता था कि वहाँ पे उसकी लाइफ इतनी ईजी तो नहीं होगी कि वो अपनी इच्छा से कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जहाँ पे वो जा रहा है, जहाँ से वो जा रहा है वहाँ से भी ज़्यादा मुश्किल लाइफ उसकी होने वाली है। लेकिन पूरे सफ़र में उसकी नज़रें बस उस छोटे से फ़ोन के ऊपर थी जो कि उसके हाथ में था, और वो 10 से 15 मिनट के बाद एक एक नोटिफिकेशन उसे देते जा रहा था। लेकिन अब विंग ने उन क्वेश्चंस का आंसर करना भी छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, उसने एक प्रॉमिस जरूर वांग जी से वो किया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस फ़ोन के थ्रू उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, और जब भी वो यहाँ कभी वापस भी आया तो उससे मिलने ज़रूर आएगा। लानवांग जी ने 1000 कोशिश कर ली थी विंग को मनाने की, लेकिन शायद विंग इस हालत में ही नहीं था कि वो मान सके, या इस हालत में नहीं था कि अपने लाइफ के डिसीजन वो खुद ले सके। इसलिए जैसे उसकी लाइफ चल रही थी, या जैसे उसके लाइफ को चलाया जा रहा था, बस वो वैसे ही चलते जा रहा था। अभी तक उसे एक खुशी तो थी कि एटलीस्ट वो पढ़ पा रहा था अपने सपनों को आगे, कभी कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच के वो अपने सपनों को तो थोड़ा बहुत तो पूरा कर पाएगा। लेकिन शायद अब उसके पास वो चॉइस भी नहीं रह चुका था। लगभग पूरी रात सफ़र करने के बाद फाइनली सुबह सुबह मैडम यू के भाई के साथ वो उसके घर पे पहुंच चुके थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे, वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। यानी कि विंग को देख के उन लोगों को कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई थी, कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। हर किसी ने एक अलग ही तरीके का एक्सप्रेशंस अपने फेस पे लेके आ चुके थे, क्योंकि उनमें से कोई भी विंग को वहाँ पे नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा वियर्ड रिएक्शन जिसके फेस पे थे वो था मैडम यू का जो भाई का बेटा था ना, उसके फेस पे। वो बिल्कुल भी विंग को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं थिंकिंग एक आ चुकी थी कि एक मेड है, एक सर्वेंट है, और ये कैसे यहाँ पे रह सकता है। और मतलब एक सर्वेंट की तरह ही उसने आज तक विंग को ट्रीट भी किया था। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था जब जैन चेंग विंग को अपने सगे भाई की तरह ही ट्रीट करता था। एक तरह से देखा जाए तो वो लड़का सिर्फ एक मतलब स्पॉइलर ब्रेड बन चुका था, जो कि अमीर ख़ानदान के बेटे हमेशा होते ही हैं। आई मीन, हर कोई नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि अपने पैसे के पीछे, अपने रुतबे के पीछे इतना ज़्यादा खो चुके होते हैं कि उन्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देता। छोटी मतलब गरीब लोग तो उन्हें एकदम इंसान लगते ही नहीं हैं। और सेम यहाँ पे मैडम यू के नेफ्यू के लिए भी था। वो भी बिल्कुल अपने से छोटे, आई मीन जो गरीब होते हैं, जो थोड़ा से गंदे दिखने वाले होते हैं, या मतलब उनके लेवल से नीचे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बराबर बैठने तक का अधिकार नहीं रखते हैं। और उनको अच्छी नज़र से देखना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली ने कभी उसे ये सिखाया ही नहीं था कि कैसे किसी और इंसान को ट्रीट किया जाता है। तो ऑफकोर्स ही बात है, कोई भी अपने आप तो नहीं सीख सकता। इसी के साथ जब वो वहाँ पे एंटर करते हैं तो मैडम यू के फैमिलीज, यानी कि जो मायके वाले थे, वो विंग को कुछ बोल पाते इससे पहले ही
मैडम यू के ब्रदर ने एक सर्वेंट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और उसे बोल दिया कि इसे सर्वेंट क्वार्टर में लेके जाया जाए। विंग अपने सामान के साथ सर्वेंट क्वार्टर में जा चुका था और वो खुद भी अब फ्रेशन अप होने के लिए जा चुका था, क्योंकि उसे भी एक लंबा सफ़र तय किया था और इसी के साथ उसे भी ज़रूरत थी कि वो फ्रेश हो जाए। पूरा 1 घंटे के बाद विंग जब अपने रूम में था, यानी कि सर्वेंट क्वार्टर के जरिए उसे जो एक रूम दिया गया था छोटा सा, एक छोटी सी वहाँ से बेड थी, कवर्ड था, देखा जाए तो नॉर्मली उसके ज़रूरत का हर एक सामान था। लेकिन हाँ, फिर भी वो कमरा बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए वो काफ़ी था, और स्पेशली तब तो काफ़ी था जब उसे अपना पर्सनल रूम मिल रहा हो। तो 1 घंटा निकल चुका था। विंग अपने सामान को अच्छे से वहाँ पे अरेंज कर रहा था। जितनी भी चीज़ें वो अपने साथ लेके आया था वो उन सभी को ही वहाँ पे अच्छे से लगा रहा था, यानी कि बुक्स की जगह में बुक्स को, कपड़ों की जगह पे कपड़ों को, जो चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए वो वहाँ पे उन्हें रख रहा था। अपने काम को करते करते विंग ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो वहाँ पे मैडम यू का भाई खड़ा था, और उसे देखने के बाद विंग की तो मानो शरीर पूरी तरीके से कांपना शुरू हो चुका था, क्योंकि जैसे ही वो अंदर आया था उसने डोर लॉक कर दिया था, और जैसे ही उसने डोर लॉक किया था विंग को वो शब्द याद आते हैं जो कि मैडम यू ने फ़ोन में बोले थे, और उन सभी को याद करते हुए विंग को एक अजीब सा डर अपने अंदर आ चुका था। उसे न जाने क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, या ये कहो कि कहीं ऐसा ना हो जो मैडम यू ने बोला था वो सच हो जाए। यानी कि अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा उसे एक गलत तरीके से छुएगा या उसके साथ गलत हरकतें करेगा। विंग की तो मानो बॉडी सुन पड़ चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वो इंसान आगे बढ़ रहा था उसने अपने नेक टाई को लूज करना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही साथ उसने विंग को इशारे में बोला कि बेड में बैठ जाओ। विंग को इतना डर लग रहा था कि वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन उस इंसान ने फिर से विंग को पकड़ते हुए बेड में बैठा दिया, और इसी के साथ विंग के हाथ को भी बहुत टाइटली पकड़ लिया था। विंग अपने डर में इतना खो चुका था कि उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये टच सही है या गलत है, या ये जो इसने मेरे हाथ को पकड़ा है वो किस तरीके से पकड़ा है। लेकिन धीरे धीरे मैडम यू के ब्रदर ने विंग के हाथ को छोड़ते हुए अपने हाथ को विंग के सर की तरफ बढ़ाया, और उसके सर को सहलाते हुए विंग को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ चुका था कि जिस तरीके से वो यहाँ पे आया है, या फिर विंग उसे देख रहा है, कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ हो चुका था कि विंग के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा। और वैसे भी उसकी बहन ने उसी के सामने कॉल किया था, तो अब कौन सी बात है, डर आना लाजमी है, इसलिए उसे काम डाउन करना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। विंग ने जैसे ही महसूस किया कि जो मेरे सामने इंसान बैठा हुआ है वो मेरे फॉरहेड को आराम से सहला रहा है, सर को सहला रहा है, बालों को सहला रहा है, तो ये टच कहीं ना कहीं उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे से अपने फेस को टर्न करते हुए अंकल यू की तरफ देखा, और अंकल यू ने भी विंग की तरफ देखा, और इसी के साथ अंकल यू ने अपने शब्दों से विंग को बताना शुरू किया कि वो यहाँ पे क्या करने आए हैं। सबसे पहले अंकल यू ने विंग को बोला कि अब मैं जो तुमसे बोलने जा रहा हूँ वो पूरी तरीके से तुम सीक्रेट रखोगे। सबसे पहले तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हाँ, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तुम्हें ये सब चीज़ें हर किसी से सीक्रेट रखनी होगी। तुम्हारे और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानेगा कि तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हो। यानी कि ना ही तुम किसी और से बोल सकते हो, ना ही कोई फ्रेंड से बोल सकते हो, ना ही चैंग चैंग से, ना ही अपने अंकल से। इवन मैडम यू को तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। विंग को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि मैडम यू का भाई यानी कि अंकल यू उसे पढ़ाई के लिए सपोर्ट करेंगे। उसने तो इतने शॉक्ड तरीके से अंकल यू को देखा हुआ था ना कि अंकल यू समझ चुके थे कि विंग को यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी पढ़ाई कंटिन्यू होने वाली है। उसने धीरे से अपने शर्ट के अंदर छुपाए हुए कुछ पेपर्स को निकाला, जो कि वो सबकी नज़रों से छिपा के वहाँ पे लेके आया था। उन्हें निकालते हुए उसने विंग को दिखाया, जो कि विंग के किसी अदर स्कूल में एडमिशन के फॉर्म्स थे, और वहाँ पे विंग के भी कुछ फ़ोटोज़ और सिग्नेचर्स चाहिए थे। हालांकि वो प्राइवेटली स्कूल पढ़ेगा आगे, कंटिन्यू करेगा। जैसे कि वो 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आया है, वैसे ही वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। इसलिए वहाँ पे विंग के सिग्नेचर्स, कुछ फ़ोटोज़ ज़रूरी थी। इसलिए
उन सभी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए भी अंकल यू यहाँ पे आए हुए थे और साथ ही साथ विंग को समझाने के लिए भी आए हुए थे कि किसी भी तरीके से गलती से भी ये बात उससे बाहर ना जाए। और रही बात उसकी पढ़ाई की, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें उसको वो प्रोवाइड करा सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। बुक्स या फिर मतलब जो इजी सी चीज़ें होंगी मैं ज़रूर कराऊंगा, लेकिन हाँ मैं इतनी हेल्प नहीं कर सकता कि तुम्हें आईपैड दे दूँ, लैपटॉप्स दे दूँ या फिर बड़ा बड़ा फ़ोन दे दूँ जिसके चलते तुम मतलब यूज़ कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन तुम चाहो तो मेरा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, मेरे लैपटॉप को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी तुम्हें छुप छुपा के ही करना होगा, क्योंकि हम में से किसी को भी मेरी फैमिली में से किसी को भी पता चल गया तो वो डायरेक्टली मैडम यू को बताएंगे और तुम्हें पता है उनका गुस्सा कैसा है। विंग को बस यही चाहिए था कि वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू करे, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर उसके पास बुक्स भी है ना तो वो उससे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है। ये लैपटॉप, आईपैड, फ़ोन, इन सब की ज़रूरत उसे कभी पड़ी ही नहीं। इवन जैन चेंग के टाइम पे भी जब जैन चेंग उसे पढ़ाया करता था तब भी उसे कभी भी जैन चेंग के पढ़ाए हुए में से ज़्यादा भरोसा नहीं होता था। वो फिर भी खुद से ही अलग पढ़ाई किया करता था और इसका रिजल्ट लास्ट में उसको देखने को मिलता था कि वो हमेशा ही टॉप किया करता था। और इस बार भी यानी कि 9th स्टैंडर्ड में भी उसने टॉप 3 में अपनी जगह जरूर बनाई थी, लेकिन हाँ टॉप नहीं कर पाया था, क्योंकि टॉप फिर से लानवांग जी था और सेकंड पोजीशन पे विंग था। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कंफर्म कर लेने के बाद फाइनली विंग ने अपना पूरा पूरा फॉर्म भर लिया था और साथ ही साथ अंकल यू ने उसको श्योरिटी दी कि कल वो दोनों ही जाके स्कूल में इसको सबमिट भी कराएंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई फिर से सीक्रेटली ही होगी, प्राइवेटली ही होगी, और साथ ही साथ तुम्हें हद से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम इजी वे में पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए तुम्हें हर चीज़ लॉन्ग मेथड से करनी होगी और हद से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, और मुझे प्रूफ भी करना होगा कि अगर मैं तुम्हारी स्टडी कंटिन्यू करवा रहा हूँ तो मैं ये सही डिसीज़न ले रहा हूँ। और रही बात इसके अलावा मेरी फैमिली के बिहेवियर की, तो मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि यहाँ तुम्हारे साथ कोई अच्छा बिहेव होगा, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम पहले भी यहाँ पे आ चुके हो, पहले भी तुम यहाँ पे रह चुके हो, और इन लोगों का बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा है ये तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट कर सकूँ, पूरा साथ दे सकूँ, और जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना ज़रूर करूँगा। होप तुम इस बात को माइंड नहीं करोगे, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, चाहे वो तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में हो, चाहे तुम्हारे अलग मतलब कोई अदर प्रॉब्लम्स में हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। लेकिन सबसे छुपा के, तुम भी जानते हो कि मैं भी अलाउड नहीं हूँ, मेरी बहन के सामने मेरी भी नहीं चलती है, और अगर इनमें से किसी को भी पता चल गया तो तुम भी जानते हो तो कि तुम और मैं, हम दोनों ही कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। होप तुम ये चीज़ें समझते होंगे, और तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो तो इन चीज़ों को संभाल भी लोगे। विंग ने एक स्वीट सी स्माइल देते हुए उस इंसान की तरफ देखा। मतलब कैसे कोई अनजान इंसान उसकी ऐसे हेल्प कर सकता है? क्या वो सच में उसकी हेल्प करेगा? क्या वो कभी भी उसे गलत तरीके से नहीं छुएगा? क्या मैडम यू ने जो उससे बोला था, क्या कभी वो उसको मतलब विंग इतना एक्साइटेड हो चुका था, इतना खुश हो चुका था, और कहीं ना कहीं वो चाहता था कि अपनी इस खुशी को जाहिर करे, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन सामने बैठा हुआ इंसान शायद समझ चुका था कि इस छोटे से बच्चे के मन में बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं। उसने विंग को खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया और उसके पीठ को रब करते हुए उसको आश्वासन दिया कि जैसे ही जैन फेंगमियन ने उसे रखा था वो बिल्कुल वैसे ही उसे रखेगा, लेकिन बाकियों की श्योरिटी मैं नहीं दे सकता। विंग पहले ही बहुत ज़्यादा खुश था, और अभी जो कि एक अनजान इंसान ने उसे एक पिता की तरह प्यार भी दिया है, उसे गले से लगाया है, तो उसके इमोशंस अब बाहर आने लगे थे, और उसके आंखों में से आंसू कब निकल आए उसे खुद भी नहीं पता चला। उसे पता चला तो तब जब अंकल यू ने उसे अपने से थोड़ा दूर किया और उसके आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और उसे आश्वस्त किया कि आगे से अगर उसे कुछ भी चीज़ बोलनी है, कुछ भी चीज़ करनी है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उससे बोल सकते हैं। अगर वो उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं तो वो ज़रूर करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि पैसे की कमी है, बस तुम भी जानते हो कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर सकता। विंग ने अपने सर को नोट करते हुए हामी भरी कि अगर वो चीज़ें मतलब प्रोवाइड कराने के लायक होंगी तो उन्हें ज़रूर बताएंगे। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो वो समझता है, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी पढ़ाई तो कंटिन्यू हो रही है।
और इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इसी थैंक यू के साथ फिर से विंग ने अंकल यू को अपने गले से लगा लिया था, या ये कहूँ कि खुद उनके गले से लग चुका था। इसी के साथ उन दोनों ने एक बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था। और नेक्स्ट डे वो जाके स्कूल में विंग का फॉर्म सबमिट करके आ चुके थे, और विंग का फिर से स्कूल में एडमिशन भी हो चुका था, और विंग फिर से लग चुका था अपनी जोर शोर से मेहनत के साथ पढ़ाई करने में। जैसा कि अंकल यू ने उस पर भरोसा जताया था, वैसा ही विंग ने उनका भरोसा जीता भी था, क्योंकि लगभग 4 साल निकल चुके थे और विंग ने फिर से खुद को प्रूव किया था कि वो किसी और चीज़ के मोहताज नहीं है। अगर वो चाहे तो एक छोटी सी चीज़ की हेल्प के साथ भी अपने आप को साबित कर सकता है, और बुक्स के साथ तो उसने अपने आप को इतना साबित किया था कि मैं अंकल यू ने खुद से जो डिसीज़न लिया था, या ये कहो कि मैडम यू के कहने पे जो उन्होंने किया था, उस पर कभी भी उन्हें रिग्रेट नहीं हुआ, और ना ही कभी मैडम यू को रिग्रेट हुआ। लेकिन हाँ, ये चीज़ें अभी तक सबसे छिपी हुई थी कि विंग की स्टडी आगे कंटिन्यू की जा रही है। विंग अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर भी निकाल चुका था, यानी कि अब वो सेकेंड ईयर में भी जाने वाला था। लेकिन 4 साल के बाद फिर से एक ट्विस्ट आया था, जहाँ पे मैडम यू ने फिर से विंग को अपने घर बुलाया था। वो क्यों बुलाया था ये तो खुद विंग भी नहीं जानता था, और खुद अंकल यू भी नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, विंग को एक चीज़ की तो खुशी थी कि वो वहाँ पे जा सकता है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने वांग जी को प्रॉमिस किया था कि वो जब भी वहाँ पे आएगा वो उससे ज़रूर मिलेगा, और लगभग 4 साल के बाद वो उससे ज़रूर मिलने वाला है। इस बात की उसे खुशी ज़रूर थी। इन 4 सालों में विंग और वांग जी का रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जहाँ पे विंग और वांग जी ने बात ना की हो। वांग जी एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ता था जब वो विंग को मैसेज नहीं करता हो, या फिर विंग को कांटेक्ट ना करता हो, कॉल ना करता हो। इवन वो तो चाहता था कि विंग उसको अपनी शक्ल भी दिखाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विंग को स्ट्रिक्टली उसके अंकल ने बोल दिया था कि वो किसी भी तरीके से किसी के भी साथ मतलब कांटेक्ट रखता भी है तो भी अपने आप को मतलब एकदम हाइड रखना होगा, या फिर ये कहो कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि किसी भी तरीके से तुम कोई एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी ही चीज़ यूज़ कर रहे हो जो कि मतलब किसी भी तरीके से किसी को भी डाउट हो सके। इसलिए उसने वांग जी को कभी भी ये नहीं बताया कि वो भी एक अच्छा खासा फ़ोन यूज़ कर रहा है। उसको हमेशा ही यही बताया कि उसके पास कीपैड वाला फ़ोन है, और उसी से बात कर रहा है। और रही बात उसकी स्टडी की, तो स्टडी वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी जहाँ पे वो छोड़ के आया था, यानी कि 9th स्टैंडर्ड से आगे उसने नहीं पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें थी जो विंग ने वांग जी से भी छिपाई हुई थी, और उसको छुपाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर अपना पढ़ना ज़रूरी है तो चीज़ें छुपाना ज़रूरी है। ये चीज़ें विंग समझ चुका था, इसलिए उसने वांग जी से बहुत कुछ छिपाया था, स्पेशली मतलब पढ़ाई के रिलेटेड, अपने फ़ोन के रिलेटेड, और अंकल यू के बिहेवियर के रिलेटेड उसने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें छिपाई थी। लेकिन बाकी चीज़ें उसने बिल्कुल भी नहीं छिपाई थी, जो कि मैडम यू की मदर के एंड से बिहेवियर होता था, जो कि उनकी भाभी के एंड से बिहेव होता था, और उसके नेफ्यू के एंड से जो बिहेव होता था, उससे तो वांग जी भी अवेयर हो चुका था कि जैसी मैडम यू है वैसे ही उनकी फैमिली भी है। लेकिन फाइनली इस बात से विंग खुश था कि 4 साल के बाद फाइनली वो उस सिटी में जा रहा है जहाँ पे वो वांग जी से मिला था, और उसने वांग जी को मैसेज करके बता भी दिया था कि वो लगभग 2 दिनों के बाद वहाँ पे आ रहा है, और लगभग 3 दिनों के बाद ही वो उससे मिल भी लेगा। तो इस बात से वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था, और मतलब एक एक्साइटमेंट थी उसके अंदर भी कि वो उस इंसान से मिलने जा रहा है जिसका इंतज़ार उसने 4 साल से किया था। उसके अंदर हमेशा ही एक रिग्रेट था कि वो उससे एटलीस्ट लास्ट टाइम तो मिल पाता, जिस वक्त तो वो जा रहा था, एक गुड बाय तो बोल पाता। लेकिन नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाया, और वो भी मेहरबानी थी मैडम यू की। लेकिन आज फिर से मैडम यू की मेहरबानी की वजह से ही वो दोबारा से मिलने वाले हैं, और इस बात के लिए वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये दिन कब निकल गए ना विंग को पता चला, और ना ही वांग जी को पता चला। फाइनली विंग उस सिटी में वापस आ चुका था जिस सिटी को उसने लगभग 4 साल पहले छोड़ा था, और यहाँ पे आके उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि एक ऐसी जगह पे वो आ चुका है जहाँ पे वो आराम से सांस ले सकता है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो खुल के जीना चाहता था। भले ही जीने का मौका उसे ना दिया गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइफ का 1 साल यहाँ पे ऐसा बिताया है जो कि
उसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी था, क्योंकि उस एक साल में उसे लान वांगजी मिला था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था कि फाइनली 4 साल के बाद वो लान वांगजी से फेस टू फेस मिलेगा। ऐसा नहीं था कि उसने लान वांगजी को इन 4 सालों में देखा नहीं था, लेकिन फेस टू फेस देखने का जो मतलब एक खुशी थी ना, उसे उसे हद से ज़्यादा थी। इन 4 सालों में उसने वांगजी को बहुत जगह देखा था, बहुत बार उसने टीवी शोज़ में देखा था, बहुत न्यूज़ में देखा था, क्योंकि लैन ग्रुप अब धीरे धीरे अपने नेफ्यूज़ को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने लगा था, इसलिए उसने लान वांगजी को बहुत बार देखा था। लेकिन इन 4 सालों में किसी ने किसी को नहीं देखा था, तो वो था लान वांगजी, जिसने विंग को नहीं देखा था। लेकिन दूसरी तरफ विंग इस बात से और भी ज़्यादा खुश था कि वो लान वांगजी से तो मिलने ही जा रहा है, साथ ही साथ अपने प्यार से भी मिलने जा रहा है। हाँ, जब विंग ने इस सिटी को छोड़ा था, उसे सबसे ज़्यादा जिस इंसान की याद आई थी वो था लान वांगजी। ऐसा नहीं था कि जैन चेंग की याद उसको नहीं आई थी, लेकिन हाँ, फिर भी जैन चेंग के मुकाबले जिस इंसान को उसने ज़्यादा मिस किया था वो था लान वांगजी। और धीरे धीरे ये चीज़ें वो समझ चुका था कि उसने लान वांगजी को क्यों याद किया था, क्या था ऐसा रीज़न जिसकी वजह से उसने लान वांगजी को इतनी बुरी तरीके से याद किया था। और वो था सिर्फ और सिर्फ प्यार। और वो चाहता था कि जब वो उससे मिले अपने प्यार को कन्फेस करे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो इस बात से भी डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लान वांगजी एक अनएजुकेटेड पर्सन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लेकिन जब भी लान वांगजी से वो बात किया करता था, उसे एक श्योरिटी मिलती थी कि कहीं ना कहीं लान वांगजी उसे एक्सेप्ट करेगा। और ये श्योरिटी मिलती थी उसको उन बातों से जब विंग कुछ चाइल्डिश हरकतें करता था और लान वांगजी से डांटा करता था। जब विंग सिक बीमार होता था और वो तब अपना ध्यान नहीं रखा करता था, तब भी वो डांट खाता था। विंग को बहुत बार लान वांगजी ने न जाने कितने बार उसको मतलब ऐसी चीज़ें फील कराई थी कि हाँ, वो कुछ ना कुछ स्पेशल तो है लान वांगजी के लिए। और जब वो कन्फेस करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है, लान वांगजी उसको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो अच्छे से ये भी जानता था कि लान वांगजी ने आज तक जैसे उसको ट्रीट किया है, किसी और को वैसे तो छोड़ो, उसका 20% भी किसी और को वैसे ट्रीट नहीं किया है। इस बात की विंग को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती थी और साथ ही साथ इसी बात पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल भी समझा करता था। जब वो दोनों ही वापस लौट रहे थे, यानी कि विंग और अंकल यू, तो रास्ते में से ही उसने अंकल यू से कुछ पैसे मांग के ऑफ कोर्स सी बात है, उसके पास नहीं थे तो उसने अंकल यू से ही मांगे होंगे। उसने कुछ शॉप में जाके एक गिफ्ट शॉप में जाके एक गिफ्ट भी खरीद लिया था, क्योंकि वो खाली हाथ तो अपने प्यार को प्रपोज नहीं कर सकता था। इसलिए उसने गिफ्ट खरीदा ज़रूर था, लेकिन वो क्या था वो मैं भी नहीं जानती। लेकिन हाँ, विंग के फेस की स्माइल और उसकी ब्लशिंग जो थी ना, वो देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि वो लान वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ ले रहा था। उसने लान वांगजी के लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लिया था, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें, उसका फेस, उसकी लिप्स, उसकी स्माइल, हर एक चीज़ इतनी ब्राइट हो चुकी थी ना कि उस वक्त विंग को देख के कोई भी ये बता सकता था कि विंग ने ये किसी न किसी स्पेशल पर्सन के लिए ही गिफ्ट लिया है। और वो स्पेशल पर्सन सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी है। लान वांगजी के लिए विंग ने गिफ्ट तो ले लिया, लेकिन क्या वो गिफ्ट उस तक पहुंचेगा या नहीं, खैर ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।